हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करेंगे। बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है और बहुत थोड़ी सी देर में हो जाएगा। छोटा सा 100% यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। 100%, 200% मान लो आप। तो नीट हो, जेई हो, हाइब्रिडाइजेशन से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल। अब हाइब्रिडाइजेशन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन होता क्यों है और हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया क्यों, कहां से आया, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। देखो, हाइब्रिडाइजेशन से पहले हम पढ़ते हैं वीबीटी। आपने सुना होगा, वीबीटी में पढ़ा है हमने, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि जब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो उस मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है ना। ये बेसिक सी बात वीबीटी में क्या है कि ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, यहां ओवरलैपिंग होगी ऑर्बिटल की, राइट। ये हमने पढ़ा हुआ है पीपीटी में। अब इस ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग, अलग अलग तरीके के ऑर्बिटल जब ओवरलैप करते हैं तो उससे बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ ये अफेक्ट होती है। मतलब कहने का ये है कि अगर s और s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे होंगे तो इनकी स्ट्रेंथ s और p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से कम होगी, क्योंकि s नॉन डायरेक्शनल है, p डायरेक्शनल है। अगर मान लीजिए p और p आपस में ओवरलैप कर रहे हैं तो इनकी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा होगी। अगर P और D आपस में ओवरलैप कर रहे हैं तो इनकी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा होगी, क्योंकि जैसे जैसे डायरेक्शनल नेचर इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होता जाता है ना। कहने का मतलब, जब अलग अलग ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू वीबीटी जब अलग अलग ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो वो ओवरलैप कौन कौन से ऑर्बिटल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बॉन्ड लेंथ, उसके अकॉर्डिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ, उसके अकॉर्डिंग बॉन्ड एनर्जी ये वेरी करते हैं, है ना। अब देखो हुआ क्या। अब इस हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत हुई क्यों, हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, कहां से आया ये। तो अगर मैं इसके नीड की बात करूं, हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी नीड क्या है। मैं एक मॉलिक्यूल बना के देखता हूं। जैसे मान लीजिए हमने मॉलिक्यूल बना के देखा CH4। हम मीथेन की बात करते हैं। मान लीजिए हम मीथेन की बात करते हैं। अब इस मीथेन को हम बना के देखेंगे वीबीटी से, वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि हाइब्रिडाइजेशन जरूरत क्यों हुआ। अब इसमें सेंट्रल एटम कार्बन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2 होता है ना। ये मान लीजिए 2s है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए और 2p के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। 2p के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। यहां से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहां चला जाएगा और अल्टीमेटली जो कंडीशन बनेगी वो ये बनेगी कि 2s के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा और 2p के पास 3 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। तो अब इलेक्ट्रॉन तीनों के पास एक एक है ना। ये 2s की बात है और ये 2p की बात। p में आपको पता है 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz। जो इच्छा हो तुम्हारी उसको आप px नाम दे सकते हो तीनों में से, जिसकी इच्छा हो उसको py दे सकते हो, जो इच्छा हो pz दे सकते हो। अब देखिए, ये तो बात हुई कार्बन की। अब कार्बन के साथ कौन जुड़ रहा है, कार्बन के साथ हमको जोड़ना है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो इलेक्ट्रॉन होता है s में। एक इलेक्ट्रॉन के पास, एक हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन s में ही होता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है s में। तो ये हाइड्रोजन का 1s इससे ओवरलैप करेगा, तो ये हाइड्रोजन का 1s इससे ओवरलैप करेगा। मतलब जो हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, मतलब एक H जुड़ गया है, एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। भाई हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, S का, है ना। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन किसमें है, S में। तो मैं S को ऐसे बना देता हूं। S ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, S ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, S ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है। तो 4 H हो गए, 4 H जोड़ने हैं आपको और H के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, हाँ। इसके पास एक है, इसके पास एक है, इसके पास एक है और इसके पास एक। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन एक इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन 2s के पास था कार्बन का। अकेले हम, अकेले तुम, तो ये दोनों मिल जाएंगे। इसी तरह से हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा। अब जो हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हुई है वो एक तो s के साथ हुई है और 3 p के साथ हुई है। एक s के साथ हुआ है और 3 p के साथ हुआ है। मतलब कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हैं 4,
वो चारों हाइड्रोजन एक तरीके के ऑर्बिटल से जुड़े हुए नहीं है, वो एक तरीके के ऑर्बिटल से जुड़े हुए नहीं है। एक तो जुड़ा है s, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो s ही है 1s। एक जुड़ा है मान लो 2px के साथ, एक जुड़ा है मान लो 2py के साथ, एक जुड़ा है मान लो 2pz के साथ। तो इनकी जो आपस में बॉन्डिंग है वो कैसे हुई है, इनकी जो आपस में बॉन्डिंग है वो कैसे हुई है, इसको मैं यहां रख देता हूं। एक तो दोनों जुड़े हैं SS, तो ये S और ये भी S। दूसरा px और हाइड्रोजन का S। तीसरा py और हाइड्रोजन का S। चौथा pz और हाइड्रोजन का S। ठीक है, इस तरीके की ओवरलैपिंग है। ये ओवरलैपिंग SS वाली ओवरलैपिंग है जिसमें डायरेक्शन नहीं होती है, सबसे कमजोर होती है। गॉट इट? तो मैं यहां लिख देता हूं कि ये मान लो S और S वाली ओवरलैपिंग है और तीनों S और P वाली ओवरलैपिंग है। हमने अभी थोड़ी देर पहले स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखा था, SP का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है और SS का स्ट्रेंथ कम होता है। तो इस हिसाब से ये वाला जो बॉन्ड लेंथ है, अगर इसको नाम दो, इसको 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो, इसको 3 नाम दे दो, इसको 4 नाम दे दो। इसमें से 1 2 3 ये जो बॉन्ड बने हैं ये बने हैं ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ S एंड P। लेकिन जो बॉन्ड 4 बना है वो बना है SS की ओवरलैपिंग से। अब SS की ओवरलैपिंग में जो स्ट्रेंथ आएगी वो कम आएगी। तो फ्रॉम द VBT, फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ VBT, इसको मिटा रहा हूं मैं, फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ VBT, फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ VBT। अब ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है 4, बॉन्ड स्ट्रेंथ 4 या बॉन्ड एनर्जी कह देता हूं, 4 का वैल्यू कम होना चाहिए बॉन्ड स्ट्रेंथ 1 2 और 3 से। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली चारों बॉन्ड स्ट्रेंथ बराबर होती हैं, बट एक्सपेरिमेंटली ऑल द बॉन्ड स्ट्रेंथ आर सेम, all the bond strength are same। तो VBT इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया है, तो कोई ना कोई लोचा तो है। मतलब VBT सही तरीके से सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया है, इस वजह से हम आगे चलेंगे हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। तो यहां जाके VBT फेल हो गया। इसी तरीके के और कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे BeCl2 है, जैसे BeCl2 है, इसके साथ भी ये समस्या है ना। तो यहां बॉन्ड लेंथ बराबर है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बराबर है और VBT के हिसाब से बराबर नहीं होने चाहिए थे। अब हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ी। जब CH4 के चारों बॉन्ड स्ट्रेंथ बराबर हैं तो बॉन्ड एक ही जैसे बनने चाहिए, चारों बॉन्ड तो एक ही जैसे बनने चाहिए। और हमारे पास जो कार्बन है, कार्बन के पास S में 1 इलेक्ट्रॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन P में है। तो ये तीनों तो दोनों अलग अलग होते हैं भाई, S ऑर्बिटल अलग होता है, P ऑर्बिटल अलग होता है, तो चारों होते तो एक जैसे नहीं है। तो फिर एक जैसा बॉन्ड कैसे बनाएंगे? यहां से आइडिया आया हाइब्रिडाइजेशन का कि यहां क्या बनेंगे, यहां बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यहां बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं जब जितने ऑर्बिटल लगभग सेम एनर्जी के आपस में मिलते हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। और जो बनने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप, हाइब्रिड ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल बराबर होता है। और जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल मिलेंगे, जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे, उतने ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। राइट? तो यहां पे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो फॉर्म होंगे इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। जैसे कार्बन के केस में एक तो S मिल रहा था, एक PX मिल रहा था, एक PY मिल रहा था और एक PZ मिल रहा था। तो टोटल 4 मिल रहे हैं, टोटल 4 ऑर्बिटल आपस में मिल रहे हैं। ये 2S है, ये 2PX है, ये 2PY है, ये 2PZ है। अब ये चारों ऑर्बिटल मिलकर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। और हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में 2 लोब होते हैं, एक बड़ी लोब होती है, एक छोटी लोब होती है।
जो बड़ी लोब होती है वो बॉन्ड बनाएगी, ये बॉन्ड फॉर्मिंग लोब है, बॉन्ड फॉर्मिंग लोब ये है। छोटी वाली लोब बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेंगी। और हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे, जितने मॉलिक्यूल और एटॉमिक ऑर्बिटल मिले हैं ये 4, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो भी बनेंगे कितने, 4, 2, 3 और 4, राइट। इनको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इनको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। इनकी एनर्जी सेम होती है, इनकी एनर्जी सेम होती है, सेम एनर्जी लेवल वाले होते हैं। बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा बड़ा वाला लोग। अब जो दूसरा एटम आके जुड़ेगा, साइड एटम बोल दो उसको या टर्मिनल एटम जोड़ दो, वो टर्मिनल एटम इस हाइब्रिड ऑर्बिटल पे मिलेगा। जो सेंट्रल मेटल था, सेंट्रल एटम जो था, सेंट्रल एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल ने मिलके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया। और इन सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल सेम होता है, सबकी शेप सेम होती है। इस वजह से अब इनसे जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड बराबर बनेगा, उस बॉन्ड की एनर्जी बराबर होगी। ये कॉन्सेप्ट है, ये नीड मतलब ये जरूरत हुई हाइब्रिडाइजेशन की। अब देखो दूसरी बात, वीबीटी क्या कहता था कि ओवरलैप वही ऑर्बिटल करेगा जिसमें एक अकेला इलेक्ट्रॉन हो। हाइब्रिडाइजेशन ये कहता है कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट वो ऑर्बिटल भी कर सकता है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो, वो भी कर सकता है जिसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो, और वो तो कर ही सकता है जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन हो। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आगे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा वो ऑर्बिटल करेगा जिसके पास अकेला इलेक्ट्रॉन हो, है ना, जिसके पास अकेला इलेक्ट्रॉन हो वो बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन जिसके पास होगा वो बॉन्ड बनाएगा। यह बात तो आपको ध्यान रखनी है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में वो ऑर्बिटल भी जा सकता है जिसके पास पेयर हो इलेक्ट्रॉन का, वो भी जा सकता है जो खाली हो, और वो तो जा ही सकता है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो कार्बन के चारों ऑर्बिटल जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, उनने मिलकर 4 तरीके के ऑर्बिटल बना लिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब यहां जुड़ेगा हाइड्रोजन। कैसे, अब ये जो 4 हैं, ये 4 इस तरह से जुड़ जाएंगे। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन के इस तरह से जुड़ जाएंगे, 1, 2, 3 और 4। ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। देखो 2s के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, 2p के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, 2p y के पास इलेक्ट्रॉन था, 2pz के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन था। तो चारों जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 1। इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इससे जुड़ेंगे 4 हाइड्रोजन, इससे जुड़ेंगे 4 हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन के पास कौन सा ऑर्बिटल जुड़ेगा, s। तो यहां हाइड्रोजन का ये s जुड़ जाएगा। उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब जो स्ट्रक्चर बन के आया CH4 का, वो स्ट्रक्चर ऐसा बन के आएगा, वो स्ट्रक्चर ऐसा बन के आएगा। और इस शेप को बोलते हैं टेट्राहाइड्रल, इस शेप को बोलते हैं टेट्राहाइड्रल। ठीक है, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। जैसे एक ये है, एक लोब इस तरह से जाएगी, एक लोब इस तरह से जाएगी, एक लोब इस तरह से जाएगी, और इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो एंगल बनेगा 109 डिग्रीज 28 मिनट। ये जो आपस में एंगल बनाएंगे वो 109.28 का एंगल बन के आएगा। ठीक है, अच्छा अब यहां देखो किस किसने पार्टिसिपेट किया हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किसने किया, 1 S ने किया और 3 P ने किया। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या हो जाएगा, S और 3 P मतलब sp3। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp3। कौन कौन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसके हिसाब से नाम रख दिया जाएगा क्या, sp3। इसको फाइंड आउट कर सकते हैं हम कि अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना हो किसी भी चीज का, अगर हमको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना हो, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना हो, तो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ
सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अगर मान लो हाइब्रिडाइजेशन नंबर 2 आता है, मतलब दो ऑर्बिटल आपस में मिल रहे हैं, दो ऑर्बिटल आपस में मिल रहे हैं, तो एक तो s मिलेगा, दूसरा p मिलेगा। तो अगर आपस में दो मिल रहे हैं तो नाम होगा sp। अगर तीन मिल रहे हैं तो एक s मिल रहा है और दो p मिल रहे हैं, sp2 हो जाएगा। अगर चार है तो एक s मिल रहा है, तीन p मिल रहे हैं, sp3 हो जाएगा। अगर पांच मिल रहे हैं तो sp3, चार तो ये हो गए, अब p के बाद आता है d, sp3d। अगर 6 ऑर्बिटल आपस में मिल रहे हैं तो sp3d2 हो जाएगा। 7 आपस में मिल रहे हैं तो हो जाएगा sp3d3, sp3d3। और फिर इनके हिसाब से इसके अलग अलग तरीके की शेप बताते हैं। जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन बताता है sp का शेप है लीनियर, sp का शेप है लीनियर, इनके बारे में बात करेंगे डिटेल में आगे। sp2 का शेप है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। sp3 का शेप है अभी बताया टेट्राहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल। sp3d का शेप है ट्राइगोनल बाइपिरामिड, इसका शेप है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। sp3d2 का शेप है या तो ऑक्टाहाइड्रन बोल देते हैं या फिर इसको बोलते हैं स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर बाय पिरामिडल। sp3d3 पेंटागोनल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, राइट, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, बाय पिरामिडल, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हाइब्रिडाइजेशन नंबर कैलकुलेट करना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। जैसे दो चार एग्जांपल करके बताता हूं मैं फटाफट से। एक मान लीजिए आपने CH4 ही लिया, तो CH4 का स्ट्रक्चर बनेगा CHHH। CH4 का स्ट्रक्चर बना मान लो इस तरह से, एक H यहां लगा दिया, एक H यहां लगा दिया, एक H यहां लगा दिया। चारों बॉन्ड कौन से हैं? चारों बॉन्ड सिग्मा। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? 4। लोन पेयर तो कोई है ही नहीं, और 4 का sp3 नाम देंगे। हमने देखा भी था प्रूव करके कि कार्बन ने जब हाइड्रोजन जोड़े 4, तो कार्बन का जो ऑर्बिटल कौन कौन सा काम आया? एक s काम आया और 3 p काम आए। तो एक s काम आया है और 3 p काम आए हैं। जैसे मान लो आपको देखना हो NH3, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में और 3 हाइड्रोजन जोड़ने हैं, तो एक लोन पेयर बच जाएगा नाइट्रोजन के पास और 3 H इस तरह से जोड़ देगा। सिग्मा बॉन्ड कितने बने? 3, एक लोन पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4। अगेन इसका स्ट्रक्चर कैसा आएगा? सॉरी, हाइब्रिडाइजेशन को नाम क्या देंगे? sp3 नाम देंगे, है ना। हाँ, इनकी शेप अलग अलग है, ये आगे थोड़ी पढ़ेंगे। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी है, वो डिस्टिंग्विश करती है कि ये वाला शेप अलग होगा, ये वाला शेप अलग होगा। मतलब अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो भी स्ट्रक्चर या जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री अलग अलग हो सकती है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लो H2O लिया, H2O का स्ट्रक्चर OHH, है ना। वैसे आगे जो VSPR थ्योरी है उसमें पढ़ेंगे कि NH3 का जो स्ट्रक्चर है या इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है, इस इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री को नाम देते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। इसको नाम देते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, क्योंकि ऊपर कैसा थोड़ा उठा हुआ रहता है और 3 H इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। H2O में ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, 2 बॉन्ड बना लिए हैं। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4, मतलब 2 लोन पेयर बच जाएंगे इसके पास। सिग्मा बॉन्ड बने 2, लोन पेयर 2, अगेन 4, और 4 का हाइब्रिडाइजेशन फिर से क्या आ जाएगा? sp3। लेकिन इस वाले sp3 की शेप अलग है, इस वाले sp3 की शेप अलग है, इस वाले sp3 की शेप अलग है। तीनों की इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री अलग अलग है। इसको नाम देते हैं बेंट शेप या वी शेप या एंगुलर शेप। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे कह दिया H2O, बोलेगा इसकी मॉलिक्यूलर
इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है कैसी है, टेट्राहेड्रल है, ट्राइगोनल प्लेनर है, ट्राइगोनल पिरामिडल है, या बेंड शेप है, वी शेप है ना। इस तरीके से आपसे सवाल पूछा जाएगा। एक और ले लो, जैसे मान लो ClO4 माइनस, चलो ये आयन में आ जाएगा, आयन में देखेंगे। इसके अलावा PCl5, फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 5 ही Cl जोड़ने हैं, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितने सिग्मा बॉन्ड बने, 5, 3 4 5, और 5 को क्या नाम देते हैं, sp3d। तो ये हाइब्रिडाइजेशन हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वो किस तरह से वेरी करती है लोन पेयर के हिसाब से। अगर लोन पेयर नहीं होता तो फिर हर एक जो पर्टिकुलर आपका हाइब्रिडाइजेशन था उसका शेप एक ही जैसा आता है जो हाइब्रिडाइजेशन बताता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि यहां भी sp3 था, लेकिन इस sp3 के पास एक भी लोन पेयर नहीं है। ये भी sp3 है, इसके पास एक लोन पेयर है, ये भी sp3 है, इसके पास 2 लोन पेयर है। और इस लोन पेयर से हुआ क्या, जो एंगल इनके बीच में बन के आ रहा था लगभग 109 डिग्री के आसपास का, वही एंगल यहां बन के आता है लगभग 107 डिग्री के आसपास का। तो ये 109 डिग्री 28 मिनट था, ये लगभग 107 डिग्री के आसपास का है। कितना फर्क आया, लगभग 2.5 डिग्री का, 2.5 डिग्री के आसपास का फर्क आया एक लोन पेयर की वजह से। और यही बॉन्ड एंगल इनके बीच में आता है अप्रोक्सीमेटली 104 डिग्री के आसपास। तो एक लोन पेयर से लगभग 2.5 डिग्री के आसपास का बॉन्ड एंगल का डिफरेंस आता है। इसकी वजह से पूरी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, पूरी शेप इसकी चेंज हो जाती है। इसके बारे में हम नेक्स्ट कभी बात करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।